सीरीज के पहले टी20 मुकाबले में अगर रोहित शर्मा गेम चेंजर के तौर पर भारतीय टीम के लिए सामने आए तो सूर्य कुमार यादव बने भारतीय टीम के नए रेन रेंजर। अब आप सुन रहे होंगे कि ये रन रेंजर है क्या। दरअसल जो रन बनाए और टीम के लिए मैच फिनिश करे उसको मैच फिनिशर के साथ साथ भारतीय क्रिकेट में इन दिनों रन रेंजर के तौर पर पहचान मिलती है। आज हम आपको बताएंगे सूर्य कुमार यादव कैसे पहले वनडे क्रिकेट में और उसके बाद टी20 क्रिकेट में अपनी जगह पक्की करते नजर आए, यानी कि अब भारतीय टीम के लिए एक नए फिनिशर के तौर पर सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरेंगे वाइड बॉल क्रिकेट में। इस बात का खुलासा न सिर्फ सूर्य कुमार यादव ने किया बल्कि खुद रोहित शर्मा ने मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि आने वाले समय में सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई चमक लेकर मैदान पर उतरेंगे। अब सूर्य कुमार यादव किस तरह से रन रेंजर बन गए भारतीय टीम के लिए, इस पर आगे बातचीत करेंगे। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे हम बातचीत करें और आपको बताएं कि टी20 फॉर्मेट में एक ऐसा बल्लेबाज भारतीय टीम के पास आ चुका है जो नंबर 4 या 5 पर खेले, जिसका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर का रहता है, जो पार्टनरशिप करके मैच को फिनिश करने में बिलीव करता है। ऐसे बल्लेबाज को टीम मैनेजमेंट अब किस तरह से बैक करेगी और आने वाले समय में जो बड़ा प्लान है भारतीय टीम का, वहां पर सूर्य कुमार यादव किस तरह से फिट बैठते नजर आते हैं, इन सभी मुद्दों पे आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने जब मैच फिनिश किया कोलकाता में, यानी सीरीज का पहला मुकाबला जब भारतीय टीम के लिए उन्होंने जिताया, तो क्या कुछ कहा अपनी पार्टनरशिप के बारे में, अपनी बल्लेबाजी के बारे में, वो आइए सुन लेते हैं। तो आपने सूर्य कुमार यादव को सुना, उनके मन में मलाल था इस बात का कि इससे पहले कई ऐसे मौके आए जब वो मैच को फिनिश कर सकते थे, लेकिन मंजिल से पहुंचने से पहले ही 10 या 15 रन रहते वो अपना विकेट खो देते थे और इस बात की मायूसी उनके जहन में थी। लेकिन शायद कोलकाता और उससे पहले अहमदाबाद में 2 ऐसे मौके आए जब सूर्य कुमार यादव ने पहले वनडे क्रिकेट और उसके बाद टी20 फॉर्मेट में इस बात को तय किया कि वो भारतीय टीम के लिए एक नए मैच फिनिशर के तौर पर आएंगे। रोहित शर्मा के एक नए रन रेंजर के तौर पर वो भारतीय क्रिकेट के लिए मैदान पर उतरेंगे। खासतौर से वाइट बॉल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है उन्होंने अब तक वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होने वाली इस सीरीज़ में, और इसी वजह से एक आस, एक उम्मीद सूर्य कुमार यादव से जुड़ चुकी है। अब सूर्य कुमार यादव का कितना इंपॉर्टेंट रोल होने वाला आने वाले समय में, टीम मैनेजमेंट उनके लिए किस तरह से प्लान कर सकता है, क्योंकि अब से कुछ ही महीनों के बाद वर्ल्ड कप होना है और अगर अब भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जीतना है तो सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाजों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। खासतौर से ऑस्ट्रेलियाई पिच और ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों को लेकर हम अगर बात करें तो हमारे साथ अब सबा करीम इस समय जुड़ चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व सिलेक्टर और साथ ही वो दिल्ली टीम के इस समय टैलेंट हंट के हेड भी हैं। सबा भाई, जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने मैच को फिनिश किया, पहले वनडे मैच का अगर हम पहला मैच याद करें या हम पहला टी20 मैच याद करें, एक बात तो समझ आ रही है कि एक नए फिनिशर के तौर पर वो अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं और रोहित के लिए एक नए रन रेंजर के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। सही बयान किया आपने सूर्य कुमार यादव के बारे में राजीव। जी, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा वो ट्रस्ट कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव को। जो प्रोफाइल आपने बयान किया है उसको अचीव करने के लिए एक फिनिशर के रूप में, एक ऐसा खिलाड़ी जो उनके लिए मिडिल ओवर्स में आकर पावर प्ले के बाद भी तेज गति से स्ट्राइक रेट बहुत आगे ले जा सकता है, उसके साथ साथ जो मैच उनको फिनिश करके दे दे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो मुझे लगता है कि हम व्हाइट बॉल क्रिकेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस समय भारत के लिए। टी20 का विश्व कप होने वाला है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर वनडे का विश्व कप होने वाला है। इन दोनों ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं के लिए सूर्य कुमार यादव की जरूरत है भारतीय टीम को। और जिस तरह का धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे वो ज्यादा मैचेस खेल रहे हैं उनके अंदर वो अनुभव बढ़ता जा रहा है और उनको पता चल रहा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव से। सबा भाई, क्योंकि मैं अभी सूर्य कुमार यादव का टी20 करियर देख रहा था, कोई बहुत बड़ा करियर नहीं है, लेकिन जो अच्छी बात यह है कि 150 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट है और लगभग 40 के एवरेज से वो बैटिंग कर रहे हैं टी20 फॉर्मेट में, जो ये दर्शाता है कि एक तरफ वो अटैक करना भी जानते हैं और दूसरी तरफ कंसिस्टेंट भी है टी20 फॉर्मेट में। शायद इस वजह से वो रोहित शर्मा की गुड बुक में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। देखिए गुड बुक में तो अपने प्रदर्शन की वजह से हैं, जिस तरह का काम उन्होंने इसके पहले आईपीएल में किया था मुंबई इंडियंस के लिए, फिर उसके पहले केकेआर के लिए, तो काफी दिनों से वो रडार में थे। अभी जब भी उनको जगह बनी है इस समय भारतीय टीम में, तो उस जगह को वो अपने सीमेंट करना चाह रहे हैं। वो तभी आप कर पाएंगे जो
जो स्ट्राइक रेट आपने बताया है उसको आप वो आगे लेकर बढ़ेंगे, क्योंकि मिडिल ओवर्स में इस तरह के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना उतना आसान होता नहीं है राजीव। इसका मतलब जी यही है कि स्पिनर्स के विरुद्ध भी और पेस बॉलर्स के विरुद्ध भी वो केपेबल है इस तरह के स्ट्राइक रेट को मेंटेन करने के लिए। और एक और बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनरली देखा गया है कि भारतीय बल्लेबाजों के सामने, मध्य क्रम के बल्लेबाजों के सामने टॉप क्वालिटी पेस बॉलर ऑपरेट करते हैं। जी इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जो पेस को यूटिलाइज करे पेस बॉलर्स के, या फिर स्लोअर डिलीवरीज को समझ पाए, या फिर स्पिनर्स को ठीक प्रकार से खेल पाए। तो इन सभी मुझे लगता है कि पैरामीटर्स में सूर्य कुमार यादव नंबर 1 पर हैं इस समय। और मुझे लगता है कि और अगर आगे भी मौका मिलता रहा सूर्य कुमार यादव को तो भारत के लिए जी बहुत अच्छा रहेगा। सभा भाई, दो इंपॉर्टेंट चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक तो उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है कि पिछले कई ऐसे मौके उनको मिले जहां पे वो मैच को फिनिश कर सकते थे, लेकिन मंजिल से पहुंचने से ठीक पहले वो आउट हो जाते थे, 10 रन 15 रन शॉर्ट रहता था और उनके जहन में ये मलाल था कि वो मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा सवाल जो फैंस का है, मेरे पास बहुत ढेर सारे सवाल आए हैं कि क्या आइडियल पोजीशन आप देख पा रहे हैं सूर्य कुमार यादव इन दोनों जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, कौन से नंबर पे सभा भाई आप सजेस्ट करेंगे उनसे बैटिंग कराई जाए? अब मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव एक फ्लोटर के रूप में काम कर सकते हैं जी राजीव। जो आपको स्ट्राइक रेट बढ़ाना है तो आप ऊपर भेज दीजिए, अगर आपकी ओपनिंग साझेदारी लंबी हो गई है उसके बाद आप भेज सकते हैं सूर्य कुमार यादव को। मैं T20 की बात कर रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो आप उनको फिनिशर के रोल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आईपीएल में देखेंगे तो वो कई तरह के रोल अदा कर चुके हैं जी और इन सभी रोलों में उन्होंने सफलता पाई है। और अगर आपके अंदर उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है और अगर कप्तान आपके साथ, उसको लगता है कि ये खिलाड़ी मेरे लिए एक फ्लोटर के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा डायनेमिक है, तो इनको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ अगर हम एक पोजीशन उनके लिए बना के रखेंगे तो उनके पोटेंशियल को, उनको टैलेंट को हम लोग सीमित रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जरूरी यही है कि सूर्य कुमार यादव के पास जितना ज्यादा टैलेंट है उससे हम पूरा का पूरा वैल्यू नहीं छोड़ लें। जी और वो तभी हो पाएगा अगर आप इनको उस प्रकार की स्थिति में डालें जब आपको तेज गति से रन बनाने की जरूरत हो, या फिर आप जब मैच को चाह रहे हैं कि ऐसा खिलाड़ी जाए अंदर जो मैच को फिनिश करके आए। बिल्कुल सभा भाई, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आप पहला वनडे याद करें, दीपक हुड्डा के साथ वो साझेदारी करते हैं, 62 रनों की टीम को मुश्किल से निकाल के ले जाते हैं। अब पहले T20 को याद करें, यहाँ पर भी ना सिर्फ वो भारतीय टीम को मुश्किल से निकालते हैं बल्कि मैच जिता के ले जाते हैं। ये माइंडसेट को आप किस तरह से रीड करते हैं? बहुत रेयर ऐसे इंडियन क्रिकेट में बैट्समैन आते हैं जो बैक टू बैक मैचेस आपको जिता दें। मतलब अभी इस सीरीज में ये चौथा ही मुकाबला था जिनमें 2 मुकाबले सूर्य कुमार यादव ने फिनिश किए। हाँ राजीव, मुझे अभी भी लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी हमें इस तरह की तस्वीर खींचना सूर्य कुमार यादव के लिए। अभी शुरुआत हुआ है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। अब आप देखिएगा कि बहुत जल्दी जो विपक्षी टीमें हैं वो आप पर होमवर्क करना शुरू कर देंगी। वो एरियाज ढूंढेंगी कहाँ आपको गेंदबाजी करनी चाहिए सूर्य कुमार यादव को, उनके उनके वीकनेसेस क्या हैं। तो अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और आने वाले समय में चुनौतियां अनेक आने वाली हैं, क्योंकि जी आपका मुकाबला होने वाला है स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के सामने। पर हाँ, जो बेस है, जो प्लेटफॉर्म है, जितना रेंज है शॉट्स का, उसी वजह से हम लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार फ्यूचर है इस समय सूर्य जी कुमार यादव का, अगर वो इसी तरह से आगे लेकर चलते रहे। और एक अच्छी बात आपने कही कि अगर वो खिलाड़ी अपनी गलतियों को एड्रेस करना चाह रहा है तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। और सभा भाई हमेशा कहते हैं कि अगर सूर्य की चमक जो है, अगर आप बादलों के पीछे चली जाए तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि सूर्य की चमक खत्म हो गई है। जब बादल हटेंगे तो शायद उसकी चमक का एहसास दुगनी तेजी के साथ आप कर सकते हैं। और सूर्य कुमार यादव इन दिनों कुछ वैसा ही एहसास कम से कम वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज में दिखा रहे हैं, और इसीलिए हम उनको रोहित का रन चेंजर कह रहे हैं। लेकिन वो रन चेंजर तभी बने जब रोहित शर्मा गेम चेंजर के तौर पर सामने आए। रोहित शर्मा ने गेम चेंजिंग पारी खेली, 19 गेंदों पे 40 रन बनाए, एक टेम्पलेट सेट किया, और इस टेम्पलेट सेट करने के साथ साथ उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी सेट किया जहां से सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज मैच को आसानी से निकाल कर ले जाएं। आइए सूर्य कुमार यादव ने क्या कुछ कहा रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर, वो सुन लेते हैं। बिल्कुल। और पिछली कुछ पारियां अगर आप रोहित शर्मा की याद करें, खासतौर से T20 फॉर्मेट में 7 पारियां उन्होंने खेली हैं, 7 में 6 पारियों में उन्होंने 30 से ज़्यादा का स्कोर बनाया। यानी कि T20 फॉर्मेट में वो कंसिस्टेंट है। बट जो इंतज़ार है वो एक अदद ऐसी पारी का है जो ऐसा इम्पैक्ट छोड़े जिसका असर हम वर्ल्ड कप तक देख पाएँ। शायद उसकी शुरुआत वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होने वाली सीरीज़ में भी हो चुका है। सभा भाई, ये कहना तो गलत नहीं होगा कि अगर सूर्य कुमार यादव रन रेंजर हैं भारतीय टीम के, तो गेम चेंजर के तौर पर रोहित ने जिस तरह की बैटिंग की उनको गेम चेंजर हम कह सकते हैं। हाँ राजीव, पर वो निरंतरता में और देखना चाह रहा हूँ रोहित शर्मा की बिल्कुल बल्लेबाजी में। जिस प्रकार का टैलेंट है, जितना अनुभव है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि
इस तरह की पारियां और देखने को मिलेगी। अगर आप एक दिवसीय श्रृंखला भी देखें तो पहले गेम में जहां तक मुझे याद है उन्होंने 60 या 62 रन बनाए थे। उसके बाद दोनों एक दिवसीय मैचेस में कुछ बड़ा स्कोर खड़ा कर नहीं पाए। इस मैच में उन्होंने रन बनाए हैं, पर आने वाले वक्त में जो 2 मैचेस है वहां पर भी मैं यही देखना चाह रहा हूँ कि पावर प्ले में भी स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा, पावर प्ले के बाद भी वो लंबी पारी खेले, तब मुझे लगता है कि और ज्यादा विश्वास देखने को मिलेगा उनके बल्लेबाजी में भी और भारतीय टीम में भी। क्योंकि भारतीय टीम इस समय बहुत कुछ उम्मीद कर रही है रोहित शर्मा से, क्योंकि वो सबसे ओपन ओपन करते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा बॉलिंग खेलने का अवसर मिलता है। तो उसको आपको वहां पर आपको अगर आप अच्छी बैटिंग करेंगे तो फिर टीम को बहुत ज्यादा फायदा होगा। पर वो तभी पॉसिबल है अगर आपके बल्लेबाजी में, आपके परफॉर्मेंस में और ज्यादा निरंतरता देखने को मिलेगी राजीव। सभा भाई, क्योंकि रोहित शर्मा जब 30 रन 40 रन बनाते हैं और पहले 6 जो पावर प्ले हैं T20 के उसमें अगर वो खेल जाते हैं, आपको लगता है रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन बड़ा इंपैक्ट छोड़ देते हैं, बड़ा असर छोड़ देते हैं, जिसका फायदा मिलता है लोअर ऑर्डर के बैट्समैनों को? क्योंकि कल जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, जो वो पुल शॉट्स खेले, उन्होंने एक सामने ड्राइव भी मारा, वो सारा ऐसा इंपैक्ट डाल गया जिसका असर ये हुआ कि तेज गेंदबाजों को बहुत जल्दी हटाना पड़ गया पोलार्ड को। हाँ, कई पैमाने पर उनकी असरदार पारी का फायदा मिलता है भारतीय बल्लेबाजों को, जी। क्योंकि अगर आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है तो उसके बाद काम कितना आसान हो जाता है। अब कल ही आप जो रन चेज देखे कितना आसान हो गया था अंत में। मुझे लगता है कि लास्ट के 5 ओवर में 25 या 30 रन चाहिए होते हैं सिर्फ, तो वहां पर अगर आपके विकेट गिर भी जाते हैं तब भी आपके अन्य बैटर्स जो हैं वो आकर रन बना सकते हैं। तो इम्पैक्टफुल पारी उनकी हमेशा से रहती है, जब भी वो थोड़ी लंबी पारी खेलते हैं वो हमेशा इम्पैक्टफुल रहती है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में हम लोगों ने देखा है, टेस्ट मैचेस में हम लोगों ने देखा है, और इस समय कप्तानी कर रहे हैं तो मुझे लगता है जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। पर देखिए, कप्तानी के साथ जिम्मेदारी जरूर आती है, पर आपका जो प्राइमरी रोल है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और जी। रोहित शर्मा ने जो जिस तरह की शुरुआती पारी खेली है अभी तक कप्तान बनने के बाद, वो दर्शा रहा है कि उनकी भी कोशिश यही है कि पावर प्ले में वो इम्पैक्टफुल पारी खेले, पावर प्ले में वो स्ट्राइक रेट ऊपर रखें, और पावर प्ले के बाद भी कुछ उसी प्रकार के स्ट्राइक रेट के साथ वो आगे बल्लेबाजी करें। सभा भाई, बड़े इंटरेस्टिंग स्टैट में हम यहाँ पे चला रहे थे रोहित शर्मा के बारे में, वो शायद आप ना देख पा रहे हो। हर 5वीं गेंद पे वो बाउंड्री लगाते हैं T20 फॉर्मेट में, और जो स्ट्राइक रेट है उनका लगातार बढ़ता जाता है, यानी कि 1 से 6 ओवर तक का स्ट्राइक रेट कुछ और होता है, जैसे 6 से 10 ओवर तक का स्ट्राइक रेट बिल्कुल डिफरेंट है, और 10 से 15 और 15 से 20 में बढ़ता जाता है। मैं दिखा रहा हूँ टीवी स्क्रीन पे, 1 से 6 में 152 है, 7 से 15 164 है, और 16 से जो 20 ओवर की क्रिकेट है वहाँ 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट हो जाता है। यानी कि अगर जितना रोहित आगे लंबा खेलेंगे उतना फायदा है भारतीय टीम को, और शायद बड़े चांसेस बन जाएंगे भारतीय टीम के बड़े टूर्नामेंट्स में भी जीतने के। देखिए राजीव, अगर आप अन्य टॉप क्वालिटी ओपनर्स का स्टैट देखेंगे तो जनरली पावर प्ले में सभी का स्ट्राइक रेट ऊपर रहता है, और हाँ, पावर प्ले के बाद वो हमेशा थोड़ा बहुत नीचे होता रहता है। यहाँ और उल्टा है फिर सब भाई, कोशिश यहाँ होती है कि यहाँ अगर रोहित का बढ़ता जा रहा है यहाँ जैसे जैसे आगे हाँ, बढ़ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इसी जी। वजह से रोहित शर्मा की जो बैटिंग है, उनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो हमेशा क्लास अलग रहता है उनका, क्योंकि स्ट्राइक रेट निरंतर उनका बढ़ता जाता है, और ये स्ट्राइक रेट मेंटेन करना उतना आसान नहीं है। जी। ऊपर बढ़ाना पावर प्ले के बाद उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वहां पर फिर आपको बड़े बड़े शॉट्स खेलने होते हैं। पर इस खिलाड़ी के अंदर वो कला है, उतना समय है कि पावर प्ले के बाद भी फील्ड पूरी छितराई हुई है, उसके उसके ऊपर से वो उनके बाउंड्री परसेंटेजेस जो हैं जो हमेशा हाई रहते हैं, या फिर ओवर बाउंड्री के जो परसेंटेजेस है वो इतना हाई रहते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट बॉल को इतनी अच्छी तरह से खेल सकते हैं, और अगर आपने ऊपर दिया तो सीधा सीधा वो मार सकते हैं। ये पावर जनरेट करना उतना आसान होता नहीं है, पर रोहित शर्मा में मुझे लगता है ये तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है राजीव। सपा भाई, एक इंटरेस्टिंग और सवाल जहन में आ रहा है मेरे, और ये है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बहुत वकालत करते हैं रोहित शर्मा, क्या उसके पीछे उनका खुद का फायदा भी है? क्योंकि जो बॉल स्लांट करके लेफ्ट हैंडर्स के लिए बाहर निकलता है वो बॉल उनके रडार में आता है, और बहुत अच्छे तरीके से वो पुल और हुक शॉट खेल पाते हैं। क्या ये भी एक बड़ा रीजन है कि वो स्ट्रॉन्ग एरियाज में उनको ज्यादा बॉल मिलती है T20 फॉर्मेट में खासतौर से? मुझे लगता है कि रोहित शर्मा एक ऑलराउंड प्लेयर है, उनको आप कहीं भी रोक नहीं सकते हैं राजीव। जी। सिर्फ एक दो गेंदें जो हैं जो तेज गति से अंदर आती हैं लेफ्ट आर्म सीमर की, उसी पर उनको परेशानी होती है, और ये जग जाहिर है। पर उसके ऊपर उठकर उनको बैटिंग करनी होती है, और अभी वो इतने सालों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, हर एक बॉलर ने, हर एक टीमों ने उनके ऊपर काम किया हुआ है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि एक बार उनका बल्ला चलने लगता है तो अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। आपको याद होगा आईपीएल में लेग स्पिनर्स के सामने वो बहुत ज्यादा उनको परेशानी होती है, यहाँ पर लेग स्पिनर्स को भी उन्होंने ट्राई किया है। तो वो उनको मालूम है कौन से प्लेयर के सामने या फिर कौन से बॉलर के सामने किस तरह से एडजस्ट करना है,
और यही विशेषता है रोहित शर्मा की। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन तो हर एक बैटर को मदद मदद मिलती है, क्योंकि जी बॉलर के लिए वो रिदम पाना, वो कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो तो। सभा भाई, चलते चलते क्या मार्टिन गुप्टिल का रिकॉर्ड टूटते आप देख रहे हैं सीरीज में। T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। विराट और रोहित दोनों ही उनके पीछे लगे हैं, लेकिन फॉर्म देखकर लग रहा है रोहित पहले पहुंच जाएंगे गुप्टिल तक। मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि रोहित को ज्यादा बॉलें मिल रही हैं खेलने के लिए जी तो मुझे विश्वास है कि इस श्रृंखला में वो रिकॉर्ड जरूर एटलीस्ट भारत के नाम आने वाला है। और ये डिजर्व भी करते हैं, दोनों ही खिलाड़ी डिजर्व करते हैं जिस तरह से उन्होंने T20 में रन्स बनाए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बस अब मुझे तो इंतजार है कि ये रिकॉर्ड टूटे या ना टूटे, ये जो आने वाला विश्व कप है वो हमारे हाथ में आ जाए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा जी हूँ कि रोहित शर्मा विराट कोहली की जो जोड़ी है वो जानदार प्रदर्शन दिखाए विश्व कप में, और वो विश्व कप हमारे हमारे कब्जे में आ जाए। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो भारतीय टीम के लिए गेम चेंजर के तौर पर रोहित शर्मा अपनी पहचान बना रहे हैं, तो वहीं टीम के रन रेंजर के तौर पर सूर्य कुमार यादव की तरफ कप्तान खुद देख रहे हैं। और ऐसे में ये देखना अब बहुत दिलचस्प होने वाला है कि सीरीज के दूसरे मुकाबले में गेम चेंजर आपका कितना कुछ रोल अदा करता है, किस तरह का रोल अदा करता है। और टीम के रन रेंजर बन चुके सूर्य कुमार यादव क्या हमें एक और मैच जिता के सीरीज भारतीय टीम के नाम करते हुए नजर आ सकते हैं। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।